नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार छात्रों, मैं सोनल जैन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत इकाई 1 बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विपणन के सत्र 2 बैंकिंग उत्पाद का मूल्य निर्धारण। बैंकिंग उत्पाद किसे कहते हैं? बैंकिंग उत्पाद का मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ठीक है छात्रों, सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। मूल्य निर्धारण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि बहुत से ग्राहक मूल्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि यदि हम किसी वस्तु का मूल्य जो होता है उसको कम नहीं आंक सकते। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में ग्राहक जो होता है वो वस्तु के मूल्य के प्रति संवेदनशील होता है। मूल्य निर्धारण की परंपरागत विधि, जिसमें उत्पाद अथवा सेवाओं की लागत शामिल होती है। मित्रों, कहा जा रहा है कि मूल्य निर्धारण की जो परंपरागत विधि होती है जिसमें उत्पाद और लागत सेवाओं को शामिल होती है और लाभ कमाने की बात होती है, कुछ समय के पश्चात वांछित परिणाम देने में असमर्थ होती है। जब बाजार के उत्पाद के संबंध में चर्चा की जाती है तो उसके 2 मुख्य कारक सर्वप्रथम आते हैं। आंतरिक कारक होते हैं और बाहरी कारक होते हैं। आंतरिक कारक में किस किस को रखा गया है? आंतरिक कारक में संस्थान के उद्देश्य, विपणन मिश्रण के घटक, लागत और जोखिम, ये आंतरिक कारक होगा। उसी प्रकार बाहरी कारक होते हैं। बाहरी कारक में किस किस को रखा गया है? बाहरी कारक में शेयर धारक, ग्राहक, प्रतिस्पर्धा और कानूनी बंदिशें, ये बाहरी कारक होते हैं। ठीक है छात्रों, इसको आप जरूर नोट करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि बाजार उत्पाद में आंतरिक और बाहरी कारक को समझाइए। ठीक है छात्रों, कि आंतरिक कारक में किन्हें रखा गया है और बाहरी कारक में किन्हें रखा गया है। अब हम प्रत्येक पे विस्तार से अलग अलग चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि साथ ही साथ आप भी अपनी कॉपी पे लिखते चलें, जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है छात्रों, अब आंतरिक कारक में सबसे पहले हमारे पास संस्थान के उद्देश्य है। मूल्य निर्धारण नीति बैंकिंग संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के समर्थन में रहती है। क्या कहा जा रहा है
कि जो मूल्य की निर्धारण की जो नीति होती है वो बैंकिंग संस्थाओं के जो उद्देश्य होते हैं उनको क्या करती है, निर्धारित करती है और उनके समर्थन में रहती है। सबसे पहला ये उद्देश्य होता है किसी भी संस्था का कि उस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वह उत्पादित वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। ठीक है, जब उसका मूल्य निर्धारण होता है तो मूल्य निर्धारण कितना रखा जाएगा, किस उद्देश्य रखा जाएगा और वो हमारे अंतिम उपभोक्ता तक सुगमता से उसको क्रय कर सके, इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ठीक है छात्रों, दूसरा आया विपणन के मिश्र घटक। बैंकिंग उत्पाद अथवा सेवाओं के विपणन मिश्र के सभी 7P परस्पर संबंधित होते हैं। हमने पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि 7Ps के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है छात्रों, आपको याद होगा कि 7Ps क्या होते हैं, उन्हें किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो ये बोल रहा है कि बैंकिंग उत्पाद अथवा सेवाओं के विपणन मिश्रण में सभी 7P, उसके जो 7P होते हैं वो परस्पर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है छात्रों, तीसरा आया हमारे पास, अगला आया लागत। एक बैंकिंग संस्था मूल्य निर्धारण नीति को इस प्रकार बनाने में रुचि रखती है कि मूल्य में उत्पाद के निर्माण, विकास, प्रोत्साहन और सुपुर्दगी सेवा से संबंधित सभी लागतें वसूल हो जाएं और लाभ प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य आया कि जो बैंकिंग संस्था होती है वह अपने जो मूल्य निर्धारण, उत्पाद जो तैयार होता है उसका जो मूल्य निर्धारण नीति होती है वो इस प्रकार बनाने में रुचि रखती है कि मूल्य में उत्पाद के निर्माण, विकास, प्रोत्साहन और सेवा से संबंधित सभी लागतें वसूल हो जाए। कि वो ये चाहता है, एक उत्पाद संस्था, बैंकिंग संस्था या जो उत्पादन करने वाली संस्था है वो ये चाहती है कि हम जब वस्तु का मूल्य रखें, उत्पादित वस्तु का मूल्य रखें तो उसमें उसके निर्माण लागत में, उसको विकासात्मक बनाने में या उसको प्रोत्साहन और सेवा से संबंधित की अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में हमें उसकी लागत प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ हमें उस वस्तु का लाभ भी प्राप्त हो। इन सारी बातों को ध्यान में रख के हम उस वस्तु का क्या करते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं। कि सारी लागत, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत, दो प्रकार की लागतें होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की लागतों को जोड़कर हमें कुछ मात्रा में उस वस्तु से लाभ भी हो, इस आशा के साथ हम क्या करते हैं, वस्तु का क्या करते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं और लागत को ध्यान में रखते हैं। ठीक है मित्रों, अगला आया जोखिम। जोखिम प्रीमियम बैंकिंग संस्था की लागतों का एक घटक है क्योंकि मूल्य निर्धारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कहा जा रहा है छात्रों, ये कहा जा रहा है कि बैंक जोखिम, रिस्क जिसको बोलते हैं कि जोखिम प्रीमियम बैंकिंग संस्था की लागतों का एक घटक है जो मूल्य निर्धारण में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम इस आशा से, इस उद्देश्य से वस्तु का निर्माण करते हैं कि हमें उस वस्तु से लाभ की मात्रा प्राप्त हो। कि यदि उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदेगा तो उत्पादकता को किन्हीं न किन्हीं मात्रा में अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु को क्रय करने पर क्या होगा, लाभ दिएगा। ठीक है, लाभ दिया जाएगा। तो ये आंतरिक कारक हो गए थे। ठीक है छात्रों, अब हम चर्चा करेंगे बाहरी कारक पे।
जब बाहरी कारक की बात, जैसे आंतरिक कारक किसी भी वस्तु को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार बाहरी कारक भी क्या करते हैं छात्रों, उस वस्तु को प्रभावित करते हैं। तो अब हम बाहरी कारक पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आंतरिक, आशा करते हैं कि आंतरिक कारक जो समझाए गए हैं उसको आपने बहुत ध्यान से, सावधानी से अपनी कॉपी पे लिखा होगा और उसे याद किया होगा, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं बाहरी कारक पे। तो जैसे कि इसका नाम ही है कि बाहरी कारक, यानी कि बाहरी उपभोक्ताओं द्वारा या बाहरी उस सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति द्वारा उस उत्पाद का मूल्य को क्या करना, प्रभावित करना, या उसकी सेवाओं को प्रभावित करना, या उसके उत्पादक गुणों को प्रभावित करना, ये क्या कहलाता है, बाहरी कारक कहलाता है, ठीक है छात्रों। तो बाहरी कारक की जब बात होती है तो सबसे पहले हमारे पास शेयर धारक का नाम आता है। शेयर धारक कौन होते हैं, ठीक है। शेयर धारक किसे कहते हैं, तो शेयर धारक द्वारा अर्जित कुल लाभ में से बैंक की पूंजी में निवेश की गई धनराशि पर डिविडेंड के भुगतान का प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। क्या कहा जा रहा है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो अर्जित लाभ होता है उसमें से बैंक की पूंजी पर निवेश की गई धनराशि पर डिविडेंड के भुगतान पर प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। यदि मान लिया जाए कि किसी उत्पादक ने या उत्पादक कंपनी ने अपने शेयरों को बाजार में क्या करी, निर्गत करी, तो और जब शेयर निर्गत करने के बाद ये बॉन्डिंग की गई कि लिखित में ये कहा गया कि आपको लाभांश की राशि प्राप्त कर दी जाएगी, लेकिन शेयर धारक द्वारा अपने अर्जित लाभ में से बैंक की पूंजी की निवेश की गई। कि अब मान लो यदि वो अपने लाभ को क्या कर रहा है, बैंक से अर्जित पूंजी को प्राप्त करनी है, उसकी जो पूंजी निवेश है उसको प्राप्त करने के लिए, भुगतान करने के लिए जब उसको दबाव डालता है तो हमें उस वस्तु के मूल्य की लागत को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, ठीक है छात्रों। तो शेयर धारक कैसे प्रभावित करेंगे कि शेयर धारक द्वारा अर्जित कुल लाभ में से बैंक की पूंजी में निवेश की गई धनराशि पर डिविडेंड के भुगतान का प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ेगा, ठीक है। अब अगला आया हमारे पास ग्राहक, ठीक है। ग्राहक किसे कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा करे थे कि ग्राहक कौन होता है, ग्राहक किसे कहते हैं, ग्राहक किसी वस्तु के मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ग्राहक किसे कहते हैं कि जो उत्पादित की हुई वस्तु को खरीदने में अपनी रुचि दिखाता है उसे हम क्या कहेंगे, ग्राहक कहेंगे। और ग्राहक वस्तु को क्या करता है, क्रय करता है, ठीक है, अपने उपभोग के लिए। कौन सी वस्तु को क्रय करता है छात्रों, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाध्य हो, ठीक है, कि जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी ग्राहक उसी वस्तु को क्रय करेगा, और जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगी तो वो उन्हें क्रय नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्राहक कौन हुआ कि ग्राहक का मतलब हुआ ग्राहक द्वारा उत्पाद अथवा सेवाओं का समझा गया महत्व मूल्य निर्धारण में प्रतिबिंबित होता है। क्या कहा जा रहा है कि जब ग्राहक, स्वाभाविक बात है कि किसी वस्तु को खरीदने में अपनी रुचि पैदा करेगा तो उसके मूल्य निर्धारण में भी प्रतिबिंबितता पैदा होगी, ठीक है छात्रों। तो ग्राहक द्वारा क्या कहा जा रहा है, ग्राहक द्वारा उत्पाद अथवा सेवाओं का समझा गया महत्व मूल्य निर्धारण में प्रतिबिंबित होता है। कि ये बोल रहा है कि एक, जैसे अभी हमने बताया था ग्राहक कौन हुआ कि जो उस वस्तु को क्या करेगा, क्रय करेगा। तो ग्राहक कौन सी वस्तु को क्रय करेगा, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, ठीक है। कि कोई वस्तु कब खरीदेगा
कि जब वो उसकी पूर्ति करेगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि वर्तमान समय में क्या हुआ कि अभी ठंड का दौर चल रहा है, ठीक है। तो एक ग्राहक कौन सी वस्तु को खरीदेगा, कौन सी वस्तु के खरीदने के लिए प्राथमिकता देगा बाजार में? गर्म कपड़ों की, ठीक है। क्यों? उसकी अभी उसकी आवश्यकता क्या है? सर्वप्रथम गर्म कपड़ों को खरीदने की है। तो जो ग्राहक है वो किस में रुचि दिखाएगा? अपनी गर्म कपड़ों में दिखाएगा, ठीक है। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि ग्राहक सिर्फ उसी वस्तु को खरीदेगा जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। बार बार ये बात क्यों दोहराई जा रही है छात्रों? ताकि आप इसे ध्यानपूर्वक समझ सकें और लिख सकें कि ग्राहकों द्वारा, ठीक है, उत्पाद अथवा सेवाओं का समझा गया महत्व मूल्य निर्धारण में प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला विकल्प आया प्रतियोगिता, ठीक है। प्रतियोगिता पे यदि हम चर्चा करें तो प्रतियोगिता क्या हुई कि बैंकिंग संस्था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बैंकिंग संस्था की मूल्य निर्धारण नीति प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रस्तावित समान उत्पाद की कीमतों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। क्या कहा जा रहा है कि एक संस्था, कौन सी संस्था? बैंकिंग संस्था की मूल्य निर्धारण नीति, कि जो बैंकिंग संस्था होती है उसके जो मूल्य निर्धारण नीति होती है वो प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रस्तावित समान उत्पादों की कीमतों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। कि समान उत्पाद की बात की जा रही है कि जब एक बैंकिंग संस्था है, यदि मान लिया जाए कि हम कोई वस्तु बाजार से खरीद रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि कोई साबुन यदि हम बाजार से खरीद रहे हैं और वैसे ही साबुन हमें किसी दूसरे उत्पाद की कम दामों में मिल रही, सेम क्वालिटी, तो हम किसे खरीदने की प्राथमिकता देंगे? कि उसी गुणों वाली सब कम कीमत में मिल रही है, हम उसे खरीदने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि कि वही समान गुण है, वही क्वालिटी है, तो जब हमें कम में मिल रही है तो हम उस वस्तु का क्यों ज़्यादा मूल्य चुकाएंगे, ठीक है छात्रों। तो वैसे ही क्या कहा जा रहा है कि समान उत्पाद की कीमतों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। कि जब दोनों एक से उत्पाद हैं, एक से गुणों के उत्पाद हैं, तो उसकी कीमत भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो यदि भिन्न भिन्न है तो कैसे होगी? प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और ग्राहक क्या करेगा? जो कम दामों में प्राप्त हो रही है उस वस्तु को खरीदने के लिए अपनी प्राथमिकता दिखाएगा, ठीक है। तो कहा भी जा रहा है कि एक बैंकिंग संस्था, ठीक है, बैंकिंग संस्था की मूल्य निर्धारण नीति प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रस्तावित समान उत्पाद की कीमतों से बहुत अधिक प्रभावित होती है, ठीक है छात्रों। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला हमारे पास आता है विधिक प्रतिबिंब, ठीक है। विधिक प्रतिबिंब क्या हुआ कि ये भी एक बाहरी कारक का प्रभावक तत्व है, ठीक है। तो विधिक प्रतिबिंब कैसे कहा जाएगा? सरकारी विनियमों और विनियामकों के दिशा निर्देशों का मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णयों पर असर पड़ सकता है। कि सरकारी नियम, ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है, जो दिशा निर्देश होते हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखकर हम किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं? मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसके जो मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय होते हैं उस पर असर भी पड़ सकता है। कि हम यदि आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का मूल्य रखते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकती है? नुकसानदायक हो सकती है। और पता चला कि हमने यदि कम रख दिया तो भी हमें क्या होगी? हानि होगी। यानी कि हम किसी भी उत्पादित वस्तु का मूल्य उतना ही रखें जितनी वो उसकी लागत के बराबर, लागत प्लस लाभ के बराबर हो जाए।
ठीक है छात्रों, ध्यान से सुनिए आपने कि हमें क्या तैयार करना है। इस टॉपिक से हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेगा कि वो बनेगा कि आंतरिक कारक किसे कहते हैं और बाहरी कारक किसे कहते हैं। प्रत्येक को विस्तार से समझाना है और आंतरिक कारक और बाहरी कारक में अंतर भी तैयार कर सकते हैं अपन। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ये। ठीक है छात्रों, साथ ही साथ हमें जो छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे, उन्हें हमें ध्यान से समझ लिखना है। आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलें और उनको याद करते चलें। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा। हम अगले विषय के साथ अगली चर्चा में पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।